पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से वाचन चल रहा है। तो आइए ये पांचवी वीडियो है और आगे शुरुआत करते हैं। ब्रजभाषा के कवियों में दो तरह के लोग सम्मिलित थे, शुद्ध रीतिवादी और अविशुद्ध रीतिवादी कवि। दूसरे प्रकार के कवियों की रचनाओं में जहाँ तहाँ देशभक्ति भी मिलेगी। पहले ढंग के कवियों का खड़ी बोली गद्य से कोई संबंध नहीं था, जबकि दूसरी कोट के कवि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। विशुद्ध रीतिवादी कवि थे महाराज रघुराज सिंह, सेवक सरदार बाबा रघुनाथ दास, बेनी द्विज, लच्छीराम, ललित किशोरी, राजा लक्ष्मण सिंह आदि। अब विशुद्ध रीत कवियों में भारतेंदु मंडल के लोग थे। भारतेंदु, सुमेर सिंह, साहबजादे, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, रामकृष्ण वर्मा, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि। विशुद्ध रीतिवादी कवियों का रचनाकाल भारतेंदु मंडल के कवियों से कुछ पहले ही आरंभ हो जाता है। रीतिकाव्य उन्हें विरासत में मिला था। वे नवजागरण काल में भी रीतिकाव्य लिख रहे थे, कालिक चेतना से सर्वथा असंपृक्त। महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश, 1823 से 1869 ने श्रृंगारिक काव्य के साथ साथ भक्तिपरक रचनाएं भी लिखी। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही ने रामचरितमानस के ढंग पर विश्राम सागर, जिसका समय 1855 है, लिखा, जिसमें नाना पुराणों की कथाएं ली गई हैं। सेवक, जिनका समय 1821 से 1881 ईस्वी, काशी के रईस हरिशंकर के आश्रय में रहते थे। उन्होंने वाग्विलास नामक नायिका भेद ग्रंथ लिखे हैं वाग्विलास में, सेवक जी। सरदार काशीराज ईश्वरी नारायण सिंह के दरबारी कवि थे। वे कवि से अधिक टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर की साहित्य लहरी और बिहारी सतसई पर लिखी गई उनकी टीकाएं महत्वपूर्ण हैं। साहित्य लहरी और बिहारी सतसई पर लिखी गई उनकी टीकाएं महत्वपूर्ण हैं। उनका रचना काल है 1850 से 1883 ईस्वी तक। लच्छीराम 1841 से 1904 तक का जन्म बस्ती जिले के शेखपुरा गांव में हुआ था। वे मुख्यतः अयोध्या नरेश, मान सिंह, द्विजदेव के आश्रित थे। अन्य कई राजाओं के भी वे कृपा पात्र थे। प्रत्येक राजा के प्रीत्यर्थ उन्होंने एक रचना की। वे आधुनिक काल के टिपिकल रीतिकालीन आचार्य कवि थे। गोविंद गिल्ला भाई गुजराती होकर भी ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। अब विशुद्ध रीतिकाव्य लिखने वालों में भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य हैं। उनकी कविता को अविशुद्ध इसलिए कहा गया है कि उन्होंने रीतिकाव्य के अतिरिक्त तत्कालीन जीवन बोध से संपृक्त कविताएं भी ब्रजभाषा में लिखी हैं। उनकी कविताओं में मध्यकालीन भक्तिपरक श्रृंगारिक संवेदनाएं और नवजागरण से संबद्ध कविताएं तथा नए पुराने अनेक काव्य रूप मिलते हैं। नाटकों के अंतर्गत पाई जाने वाली कविताओं में तत्कालीन जीवन बोध अधिक मुखर हैं। भक्तिपरक कविताओं पर कबीर, सूर, मीराबाई की छाप है, तो श्रृंगारिक कविताओं पर घनानंद, पद्माकर और द्विजदेव की रोमानियत की। भारतेंदु की भाषा अधिक सरस, सहज, ब्रजभाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। भक्ति के एक पद और एक श्रृंगारिक सवैये का उदाहरण देखिए। ब्रज के लता पता मोहि की जय, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजय। सिसुताई अजो न गई तन ते तव जो बन ज्योति बटोर लगी, सुन के चर्चा हरिचंद की कान कछु न दे, भाव हमारो रे लगी।
बच्ची सासु जेठानी सौ पिय दोरी घूंघट में दृगजोरे लगी। दुलही उलही सब आंगन ते दिन द्वय ते पीयूष निचोरे लगी। शुक्ल जी का कहना है कि नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जागी हुई चिंता आदि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। नवजागरण की चेतना से संपन्न कविताओं में प्राय सर्वत्र देशभक्ति और राजभक्ति का अंतर्विरोध पाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जिस निर्ममता से कुचला गया था, उसके आतंक की छाया में यह अंतर्विरोध भी एक साहसपूर्ण कदम है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। भारतेंदु लिखते हैं कि सब लोग प्रमुदित तो हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, कहा भूमि कर उठ गयो कै टिक्कस भोमाफ, जन साधारण को भयो किधो सिविल पथ साफ। वे और भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या समाचार पत्र कारामुक्त हो गए। उन्हें लिबरल दल से सुधार की आशा है। मिस्र विजय को देखकर आर्यों की मूछें अपने आप ऊपर उठ गईं। इसके साथ ही विगत की वीर परंपरा का स्मरण और वर्तमान की दुर्दशा का दृश्य। वे सिकंदर के युद्ध का वर्णन करते हुए भारतीय गौरव की याद दिलाते हैं। मिर्जा गालिब की तरह भारतेंदु भी अपनी कविता के बारे में लिखते हैं। रसा उपनाम से वे कविता करते थे। तो रसा महवे फसाहत, दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारतेंदु की तरह श्रृंगारिक और देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं। यदि भारतेंदु की लोकोक्तियां ऊंची दुकान की फीकी मिठाई, हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप कुठार में मैं दीनो, ठाकुर की याद दिलाती हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं भारतेंदु की मिश्र जी की श्रृंगारिक कविताओं में कुछ समस्या पूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे सिर चोटी गुथावती फूलन सो, मेहंदी रची हाथन पायन में, परताप त्यों चुनरी सूही सजी, मनमोह तिहावन भावन में। निस्द्योष बितावत पीतम के संग, झूलन में और झुलावन में, उन्हीं को सुहावन लागत है धुरवान की धावन सावन में। देशभक्ति परक कविताओं के व्यंग में अद्भुत मारक शक्ति है। जन्म सुफल कब होए में पादरी साहब गोरंडदास सेठ लिख पीटन पुरोहित कन्वजिया आदि पर की गई उक्तियां गोरंडदास वाच की एक वानगी लीजिए। जगजाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र जोई, मिटे वदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। कन्वजियों पर किया गया व्यंग निराला के कान्य कुलांगर का पूर्वाभास है। प्रेमघन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी है। उनमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध है, फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी है। एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता थे। भारतेंदु ने पुरुषोत्तम पंचक लिखा तो प्रेमघन ने ब्रिजचंद पंचक। भारतेंदु ने बकरी बिलाप लिखा तो प्रेमघन ने पितर बिलाप। भारतेंदु की तरह कजरी चैता लिखने में वे भी पीछे
नहीं रहे। दादा भाई नौरोजी ने पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर धन्यवाद लिखा, जिसमें देशभक्ति राजभक्ति दोनों का समावेश है। अंग्रेजों ने उन्हें काला कहकर अपमानित किया। इस पर क्षुब्ध होकर उन्होंने कविता लिखी। प्रेम घन का सबसे अधिक महत्व इसमें माना जाना चाहिए कि उनका ध्यान गांव की ओर गया। जीर्ण जनपद या दुर्दशा दत्तापुर खंड काव्य में दत्तापुर, जो प्रेमघन का अपना गांव था, में कवि ने उसकी दुर्दशा का यथार्थवादी वर्णन किया है। संभव है इसे लिखने में उन्हें गोल्ड स्मिथ के उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज से प्रेरणा मिली हो। लघु खंड काव्य लिखने की शुरुआत यहीं से होती है। अन्य कवियों में जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण वर्मा ने सत्यजीवन प्रेस से बहुत सी दुर्लभ पुस्तकें छापकर हिंदी का उपकार किया। खड़ी बोली की कविता। खड़ी बोली आगरे दिल्ली के आसपास की बोली जाती थी। खड़ी बोली आगरे दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, इसका प्रभाव 8वीं-9वीं शताब्दी में ही अपभ्रंश की कविताओं पर पड़ने लगा था। सरहपाद की रचनाओं में जहाँ तहाँ इसका प्रवेश दिखाई पड़ता है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में देसी नाम माला में भी इसके चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वस्तुतः अमीर खुसरो की खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। उनका उल्लेख किया जा चुका है, पर उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिण के मुसलमान कवियों ने दक्षिणी हिंदी में रचनाएं की। इसके पहले ही 12वीं-13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के महानुभाव पंथ और वारकरी पंथ के संतों की रचनाएं खड़ी बोली में मिलती हैं। नामदेव की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पांडे तुम्हारी गायत्री लौंधे का खेत खाती थी। हिंदी के संत कवियों की रचनाओं में भी इसका पुट देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि यह अधिकाधिक लोगों में समझी जाने लगी थी, किंतु पद्य में खड़ी बोली के व्यवहार की समस्या भारतेंदु के समय में ही उठी। खड़ी बोली लोक रागों लावनी, ख्याल, तुर्रा, ठुमरी आदि में अपना स्थान बना चुकी थी। भारतेंदु ने अपनी जातीय संगीत में इन्हीं पर जोर दिया है, किंतु साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग प्रायः नहीं हुआ। सन 1881 में अपनी खड़ी बोली की कविताएं भारत मित्र में प्रकाशनार्थ भेजी थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में अपनी खड़ी बोली की कविताएं भारत मित्र में भारतेंदु ने अपनी जातीय संगीत में इन्हीं पर जोर दिया है, किंतु साहित्यिक रचनाओं में इसका प्रयोग प्रायः नहीं हुआ। सन 1881 में अपनी खड़ी बोली की कविताएं भारत मित्र में प्रकाशनार्थ भेजी थी। हरिश्चंद्रिका 1874 ईस्वी में प्यार छंद में लिखी गई उनकी एक कविता मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन छपी थी। हिंदी भाषा निबंध का एक उपशीर्षक है नई भाषा की कविता। इसी में उन्होंने अपना बनाया हुआ एक दोहा उद्धृत किया है। भजन करो श्री कृष्ण का मिलकर के सब लोग, सिद्ध होएगा काम और छूटेगा सब सोग। इस पर उन्हीं की टिप्पणी है। अब देखिए कैसी भौंडी कविता है। आगे की चलकर उसी निबंध में लिखते हैं, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। ये किसने कहा था? स्वयं भारतेंदु ने अपने लिए। भारतेंदु का कथन है। स्पष्ट है कि खड़ी बोली की कविता में उनका मन नहीं रमा और न वह ठीक ठाक बन ही सके। उदाहरण के लिए दशरथ बिलाप की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती हैं। मेरे जीवन मेरे सर्वस्व प्राण, हुए क्या हाय मेरे राम भगवान। कहाँ हो राम
हाँ प्राणों से प्यारे, यह कह दशरथ जी सुरपुर को सिधारे। उनकी मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। अंधेर नगरी के चूरन वाले और पाचक वाले खड़ी बोली पद्य में ही गुहार लगाते हैं, पर ये सब लोक से संबद्ध है, ठेठ साहित्यिकता से इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन गद्य और पद्य के भाषा माध्यम का अलगोजा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। इस दिशा में श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी, जिसका समय उन्होंने 1886 और जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी में लिखकर पहल की है। मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री को गद्य पद्य की अलग अलग भाषा देखकर बहुत दुख होता था। बोलचाल की भाषा यानी खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए उन्होंने एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया। खत्री जी ने खड़ी बोली पद्य की एक पुस्तक तैयार की, जिसमें बहुत लोगों की रचनाएं संग्रहित की गई। सन 1887 में इसका प्रकाशन हुआ। भारतेंदु का उल्लेख करते हुए प्रताप नारायण मिश्र और ग्रेयर्सन ने इस प्रयास को कोई महत्व नहीं दिया। इस आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान में नवंबर 1887 से अप्रैल 1888 तक 6 महीने तक विवाद चलता रहा। श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पक्ष लिया, तो प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी ने ब्रजभाषा का। यह सब होते हुए भारतेंदु मंडल के अधिकांश लोगों ने खड़ी बोली में पद्य लिखे, किंतु सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व तक गद्य पद्य की भाषा की समस्या हल न हो सकी। इस समस्या का हल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मोल। सब उन्नत से भारतेंदु का तात्पर्य था सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह कार्य बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम, माइकेल मधुसूदन दत्त, मराठी में चिपलूड़कर और हिंदू में भारतेंदु ने किया। इनसे जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ वह राष्ट्रीय आंदोलन में संक्रांत हो गई। सांस्कृतिक आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सन 1850 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी। उन सांस्कृतिक आंदोलनों के मूल में औपनिवेशिक शोषण का विरोध था। सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन द्वारा एक भारतीय अस्मिता बनी और इसी के माध्यम से यह बोध हुआ कि अपनी अस्मिता को पहचान और आर्थिक शोषण से मुक्ति स्वतंत्रता प्राप्त के बिना संभव नहीं है। राजभक्ति का समर्थन करते हुए भारतेंदु और उनके मंडल के लोगों ने शासक और शासित के बीच एक विरोध की स्थिति पैदा की। कांग्रेस की स्थापना के बाद उदारवादियों ने भी यही कार्य किया। सन 1895 ईस्वी में गोखले ने कहा था कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय जाति का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ने 1905 ईस्वी में इसी बात को निश्चयात्मक ढंग से कहा। सन 1905 में बंगभंग से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो गहरा क्रांतिकारी असंतोष फैला, उससे अर्थनीति के रूप में स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। स्मरण रखना चाहिए कि इसकी नींव सांस्कृतिक आंदोलन में पड़ चुकी थी। सन 1904 में जापान रूस को हरा चुका था। इसके फलस्वरूप श्वेत जातियों के प्रति उच्चता की भावना नष्ट हो गई। एशिया वासियों को यह अनुभव हुआ कि काले लोग गोरों से किसी अर्थ में हीन नहीं हैं। इन भावनाओं और अंतर्विरोधों का प्रतिफलन 20वीं सदी के साहित्य में दिखाई पड़ा। ये सारी प्रवृत्तियां भारतेंदुकालीन ही हैं। अंतर इतना है कि अब समसामयिकता पर अधिक जोर दिया जाने लगा। ईश्वर ताड़कर्ता न होकर स्वयं मनुष्य उचित कार्य में संलग्न हो गया। साहित्य में कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ने लगी। भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए इस समय 2 संस्थाएं स्थापित हुई। नागरिक विचारणिक सभा, जिसका समय 1893 है, और सरस्वती पत्रिका, जिसका समय 1900 ईस्वी है। सुंदरदास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह
के उद्योग से सभा की स्थापना हुई। सभा द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन होने लगा। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में सभा ने काम किया वह अविस्मरणीय है। यानी अब ये कि हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए नागरी भिसाड़ी सभा की स्थापना हुई और सरस्वती पत्रिका की भी। इसके द्वारा नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें शोधपरक लेख छपा करते थे। सभा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की। अब तीनों यहाँ नोट कर लीजिए। नागरी प्रचारिणी सभा का समय 1893, ये भी पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका का समय भी 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, और इसके संस्थापक रहे हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। और बाद में सभा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की। तो तीनों इम्पोर्टेंट है। इस तरह साहित्य की समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथ में लिया और प्रचार का कार्य सम्मेलन को सौंप दिया। सरस्वती के प्रकाशन ने हिंदी भाषा और साहित्य को व्यवस्थित और प्रतिष्ठित करने में अभूतपूर्व योग दिया। सुखद आश्चर्य है कि सरस्वती जैसी मासिक पत्रिका के प्रकाशन में निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया। सरस्वती पत्रिका का मतलब इसका प्रकाशन किसने किया? प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन थे, चिंतामणि घोष ने किया, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वतः अधिकारी थे। घोष जी के अनुरोध पर इसके संपादन का भार सभा ने स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष तक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक मंडल में थे। सन 1901 में इसके संपादन का दायित्व अकेले श्याम सुंदर ने संभाला और सन 1902 में भी वे संपादन कार्य से अलग हो गए। यह आकस्मिक ही सही, पर इधर सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ और उधर नई शताब्दी का प्रारंभ। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी इनका समय है, और ने उसके संपादन का कार्यभार संभाला। उनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। किसान जीवन की सादगी और कर्मठता इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे बम्बई में रेल विभाग में नौकरी करते थे। बॉस से मतभेद होने पर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन सरस्वती के संपादन में वे रेलवे की तरह नियमितता बरतते रहे। सरस्वती के प्रकाशन के आरंभिक वर्षों में द्विवेदी जी भी कुछ ऐसा छापने को तैयार न थे जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरोध की गंध आती हो। यही नहीं, वर्षों तक उसमें प्रतिक्रियावादी लेख छपते रहे। राजभक्ति के प्रकाशन में उन्होंने जो लिखवाया उसकी नींव तो भारतेंदु के समय में ही पड़ गई थी। सन 1904 ईस्वी की सरस्वती में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा। उसमें उन्हें इसलिए अच्छा कहा गया है कि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी की सहायता का वचन दिया था। उसी लेख में तात्या टोपे की निशंस हत्यारा कहा गया था। इसके लेखक स्वयं द्विवेदी जी थे। सन 1905 में सरस्वती में जिस वर्ष बंगभंग हुआ, सन 1857 के एक ऐसे राजा की प्रशस्ति छपी जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। सन 1908 ईस्वी में सरस्वती में संपत्ति शास्त्र की भूमिका छपी। संपत्ति शास्त्र चाहे मौलिक ग्रंथ हो या अनुवाद, नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे अनुवाद माना है।
पर इसकी भूमिका के प्रकाशन के बाद से सरस्वती का रुख राष्ट्रीय हो गया। भारतेंदु को उन्होंने अत्यंत आदर और सम्मान से याद किया है। उनके व्यक्तित्व को रीति कवियों से बहुत बड़ा और बहुआयामी बताया है। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग ही उन्हें अनुकरणीय लगा। यदि भारतेंदु की पत्रिकाओं से सरस्वती की तुलना की जाए तो बहुत भिन्न नहीं मिलेगी। सरस्वती में समसामयिकता के प्रति अधिक आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदादिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग है, वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहाँ। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया। यद्यपि सरस्वती में ब्रज भाषा की रचनाएं भी छपती रहीं, फिर भी खड़ी बोली पद्य को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। भारतेंदु मंडल के लोगों ने खड़ी बोली में जो गद्य पद्य रचनाएं की, उनमें ब्रजभाषा का मिश्रण तो था ही, संज्ञाओं और क्रियापदों के रूप में भी विकृत थे। विभक्तियां हटाने के लिए संधियों का रूप भी बिगाड़ दिया गया था। उदाहरणार्थ, दुनिये, जो दुनिया का रूप है, असिल, असली, नेव, नीव, इससे, जिससे, इससे, जिससे आदि शब्दों को देखा जा सकता है। भाषा संबंधी इस अव्यवस्था को दूर करने का जो प्रयास द्विवेदी जी ने किया, वह स्मरणीय रहेगा। रीति काव्य का विरोध भारतेंदु मंडल के लेखक कर चुके थे, विशेष रूप से बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी जी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, पर स्वयं द्विवेदी जी खड़ी बोली की कविताओं में कर्कशता, इतिवृत्ता और इतिवृत्तात्मकता है। अभी ये जो कथन आपने पढ़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो सुना, कविताओं का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी गया है। भाषा में परिनिष्ठता और एकरूपता का अभाव है, किंतु खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं के लिए यह दोष क्षम्य है। यों अपनी काव्य प्रतिभा के बारे में वे मोगालते में न थे। उनका गद्य भी भाषा परिष्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न कि गद्य शैली या प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से। पर साहित्य को वे जनवादी मार्ग की ओर ले गए और इस दिशा में नए नए कवियों को प्रोत्साहन किया। निराला ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? बाबू मैथिली शरण जी और श्री स्नेही जी, पंडित रूपनारायण जी पांडे, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर श्री गोपाल शरण सिंह जी, बाबू श्री सियाराम शरण गुप्त आदि सुकवियों को द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और ये सब कवि उस काल की सरस्वती की ही स्टाइल के सुकवि हैं। ये किसने कहा? निराला जी ने। अब है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी इनका समय है। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मित थे। उनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। गांव की सरलता निश्चलता और कर्मठा के वे सजीव मूर्ति थे।
ठीक अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी की तरह, महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह। द्विवेदी जी में आर्य समाजी मिलिटेंसी थी, जो गुप्त जी में वैष्णवी तो गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता। उन्हें साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु अपने जीवट और संकल्प शक्ति के कारण वे संस्कृत, बंगला, उर्दू, हिंदी के भाषा साहित्य में अद्भुत क्षमता अर्जित करने में समर्थ हुए। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी का समय। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मित थे। उनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता की वे सजीव मूर्ति थे। ठीक अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी की तरह। द्विवेदी जी में आर्य समाजी मिलिटेंसी थी, तो गुप्त जी में वैष्णवी विनम्रता। उन्हें साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु अपने जीवट और संकल्प शक्ति के कारण वे संस्कृत, बंगला, उर्दू, हिंदी भाषा के साहित्य में अद्भुत क्षमता अर्जित करने में समर्थ हुए। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। दूसरे शब्दों में उनकी काव्यवृत्ति पुरानी, किंतु उस पर रंग नया है, और जो कुछ नया है उसका आधा पुराना है। वे काव्य में रस, अनुभव, काव्यगुण, छंद के ठीक निर्वाह के आग्रही हैं। उनका श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। उनके काव्य का लक्ष्य लोक ही सद्भाव का संचार और ज्ञान का प्रकाश है। उनकी पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी की सरस्वती में प्रकाशित हुई। इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी के प्रोत्साहन उन्होंने 5-6 वर्षों में अनेक पौराणिक ऐतिहासिक कविताएं लिख डाली। सन 1909 ईस्वी में उनका लघु खंड काव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ। भारतेंदु के समय चित्तौड़ के स्मरण से उदासी छा जाती है, किंतु गुप्त जी चित्तौड़ में त्वरा बढ़ने वाली जादुई शक्ति पाते हैं। गुप्त जी का पहला महत्वपूर्ण काव्य भारत भारती 1913 ईस्वी हिंदी भाषी में क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों से मिलकर भी नहीं किया। इसी कारण इसे असमांतर लोकप्रियता मिली। इसकी रचना मद्दो जजे इस्लाम या मुसद्दसे हाली की प्रतिक्रिया में हुई। मुसद्दसे हाली में मुसलमानों के भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार किया गया था। हाली की प्रतिक्रिया